टैक्स जब पढ़ते हैं नॉर्मली तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ते हैं और उसमें ही कई बार 5 क्लास 7 क्लास लग जाता है। तो जब अब अपने रिवीजन में आ रहे हैं तो क्या हम लोग इंडेक्स जो अपना मैट का था जिसमें बेसिक कंसेप्ट पे हम लोगों ने 7 क्लास दिया था, तो वो 7 क्लास वापस से पढ़ना है, चाहे वो डीटी हो चाहे वो आईडीटी हो, कि हम लोगों को सीधा फोकस्ड वे में कोई एक कोर चैप्टर पे आ जाए। जैसे टीडीएस छोटा है तो मेरे को अच्छा लगता है कि पहले कुछ बच्चों को होता है ना छोटा छोटा कर ले, तो पहले टीडीएस वगैरह पढ़ ले तो उससे कई कंसेप्ट हिलता है क्या। जून में जो बच्चे परीक्षा दिए हैं और वो फेल हो गए किसी कारण से, तो दिसंबर में अगर वो वापस देंगे तो क्या उनके लिए बहुत सारा अमेंडमेंट आ गया है। सुपर ए कैटेगरी में क्या क्या आ गया है, अगर आप कुछ जस्ट एक बता दें कि कितना पढ़ना पड़ेगा। जीएसटी जैसे सर एग्जाम में थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है सर। कुछ डीटी का पोर्शन ऐसा है जो डीटी में अच्छे से पढ़ ले तो जीएसटी में या कस्टम में फ्री में हो जाता है। हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, जिनका भी एग्जाम दिसंबर 23 में, प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अब आ रहा है आपका एग्जाम और चाहिए अब आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। जब तक क्लास करते थे चीज अलग तरीके से चलती थी, हर गली हर चप्पा हर टॉपिक हर क्वेश्चन को करना पड़ता था। बट क्या जब रिवीजन करते हैं लास्ट 2 महीने में 2.5 महीने में जब पढ़ाई करते हैं तो क्या हर एक चीज को वापस उसी तरीके से करना पड़ता है। आप जब क्लासेस करते थे तो एक एक सब्जेक्ट को इमेजिन करो कितना समय देते थे आप। नॉर्मली एक एक सब्जेक्ट को अप्रोक्सीमेटली 180 आवर्स 200 आवर्स तक का समय देकर पढ़ के आए। अगर आप उसी तरीके से वापस रिवाइज करोगे तो उतना टाइम ही कहाँ है। जो क्लासेस आप 7 से 8 महीने में करते थे अब रिवीजन करना है 2 से 2.5 महीने में, यानी कि 25% वक्त में पूरा चीज को वापस पढ़ना है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा। और ये नहीं कि एक ही बार पढ़ना है, उस 2.5 महीने में 3 बार पढ़ना है। तो ये कैसे करना है, ये बिना स्ट्रेटजी के संभव नहीं है। इसलिए हम लोग लेकर आए आपके साथ सीएमए इंटर एग्जाम्स सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। तो जो भी आपके दोस्त सीएमए इंटर में एग्जाम दे रहे हैं आप प्लीज उनके साथ भी वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरीके से कहीं बातचीत आपको जनरली मिलती नहीं है। क्लासेस में ऑलरेडी वैसे आपको अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टीज बताते हैं कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, बट फिर भी उस समय क्लासेस की होड़ में लगता है बस क्लास खत्म कर लो बाद में देख लेंगे, और बाद में लगता है कि अब कहां से पता चले क्योंकि क्लास तो एक्सपायर हो गया, वैलिडिटी पूरी हो गई। तो अब इस वीडियो सीरीज को जब आप फॉलो करेंगे आपको पता चलने लगेगा। तो शुरुआत कर लिए है ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो शुरू करें आज की स्ट्रेटेजी लेके टैक्स सब्जेक्ट का नाम। और टैक्स सब्जेक्ट के लिए आप मिलने वाले हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे फैकल्टी से। हम भी उनसे पढ़े और आप भी उनसे पढ़े, और आप नहीं भी पढ़े तो भी उनका एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है कि किस तरीके से आपको टैक्स सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए जिससे कि यार कोई भी चूक ना हो जाए। इसलिए मैं बुलाना चाहूंगा आपके प्रिय सर, गुरु, टैक्स गुरु सीए संजय मुंद्रा सर को। सीए संजय मुंद्रा सर आज हमारे साथ हैं। सो वेलकम संजय सर, प्लीज आप आइए और अब हम लोग मिल के आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको अपने टैक्स सब्जेक्ट, जिसमें ओल्ड सिलेबस में सिर्फ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग है और न्यू सिलेबस में आपका टैक्स बोलकर डाइटी और आईडीटी एक साथ है, तो दोनों पे अपने बात करेंगे। आप बच्चों के जितने सवाल है वो सब संजय सर आपके साथ आंसर करेंगे। सबसे पहले संजय सर मेरे हिसाब से आप 30 इयर्स से टैक्सेशन पढ़ा रहे होंगे। 25 इयर्स, तो 25 साल का निचोड़। एक मैं आपको गोल्डन रूल बता दूं इसके पहले, क्योंकि क्या होता है ना, कोई भी इंसान ने अगर एक पर्टिकुलर चीज को 10,000 घंटे दे दिए तो आप समझ लीजिए उसका वो एक्सपर्ट बन चुका है। और 10,000 घंटे, जैसे हम लोग जिस स्पीड से काम करते हैं एज ए टीचर, 360 दिन में 350 दिन 10 घंटे तो कम से कम पढ़ाते हैं, तो 3,500 घंटा तो हमने साल का दिया है। तो आप सोच लीजिए इनका एक्सपर्टीज लेवल कितना ज्यादा है टैक्स में, कि जहां से आप छेदा करो बॉडी में वहां से आपका टैक्स का प्रोविजन निकल जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पॉइंट इज ही इज एन अथॉरिटी एंड वट एवर ही सेज इज गोइंग टू बी रियली वैल्यूएबल फॉर यू। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों के बिहाफ में कि सर जैसे टैक्स जब पढ़ते हैं नॉर्मली तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ते हैं और उसमें ही कई बार 5 क्लास 7 क्लास लग जाता है।
तो जब अब अपने रिवीजन में आ रहे हैं तो क्या हम लोग इंडेक्स जो अपना मैट का था जिसमें बेसिक कंसेप्ट पे हम लोगों ने 7 क्लास दिया था, तो वो 7 क्लास वापस से पढ़ना है, चाहे वो डीटी हो चाहे वो आईडीटी हो, कि हम लोगों को सीधा फोकस्ड वे में कोई एक कोर चैप्टर पे आ जाना है? आपको आपकी की भाषा में बताता हूँ सर। आपकी भाषा में एक कॉन्सेप्ट है एबीसी एनालिसिस। हाँ, ये कॉस्टिंग का बहुत पॉपुलर टर्म है। यस सर। इसमें ऑलवेज बेटर कंट्रोल ये हर जगह अप्लाई होता है। तो टैक्स में भी एबीसी लगेगा। आपको पहले अपने चैप्टर्स को ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में डिफाइन करना है। आप वापस से नेट से थोड़ी पढ़ सकते हो कि स्टार्टिंग में वापस से बेसिक कॉन्सेप्ट लिखना। आपको तो ए कैटेगरी को ही पिकअप करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ए कैटेगरी में आपके पीसीबीपी का फंडामेंटल, कैपिटल गेन के थोड़े बहुत सम्स और सैलरी का एप्लीकेशंस, ओके, सैलरी का एप्लीकेशंस, हाउस प्रॉपर्टी बी कैटेगरी में डालना चाहूंगा, और इधर डिडक्शन एंड टीडीएस, ये टॉपिक आपकी ए कैटेगरी है। इसमें से जो आपका प्रेफरेबल हो ना, आप वहां से स्टार्ट कर दो। एक फंडामेंटल स्टार्ट वहीं से करो जो आपको आता है। तो जिसमें इनमें से जिस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हो, स्टार्ट विद दैट। तो इससे ये समझ में आया कि बेसिक से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना है तो कोर टॉपिक से स्टार्ट करना है। कोर टॉपिक में सर ने जैसे ई कैटेगरी में बताया कैपिटल गेन, पीजीबीपी, सैलरी, फिर डिडक्शन, फिर टीडीएस, तो इनमें से कोई एक को पिकअप करना है। तो सर अगर मान लीजिए मुझे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा कि इन 5 में से क्या पिकअप करना है, तो आपका सजेस्टेड ऑर्डर क्या रहेगा? कि पहले मैंने ये कहा कि देखो ये बंदे टू बंदे वैरी करता, किसी बच्चे भी को आप अपना यदि मैं स्टार्ट कर रहा होता तो मैं स्टार्ट करता इसमें से शायद सैलरी से। मैं बच्चों की जो साइकोलॉजी जानता हूँ, ऐसे मेरा फेवरेट कैपिटल गेन है, लेकिन बच्चों का फेवरेट नॉर्मली सैलरी है। एंड दूसरा पीजीबीपी, फिर डिडक्शंस, फिर चौथा कैपिटल गेन, एंड पांचों टीडीएस। सर जैसे सैलरी एक बड़ा चैप्टर है, पीजीबीपी बड़ा चैप्टर है, तो बहुत बार बच्चों के साथ क्या होता है कि सैलरी और पीजीबीपी में वो जब घुसना शुरू करते हैं तो उसमें घुसते घुसते उसी में ही 50-60% टाइम उनका चला जाता है। उसमें एकदम बेसिक पढ़ना है कि आपको आवर्स एलोकेट करने हैं। जैसे 2020 का मैच होता है ना, तो आपको पता है 80 रन बनाने हैं, तो लास्ट 7 ओवर्स में 80 रन बनाने बन जाते हैं ना कई बार। हाँ, तो बन जाएंगे ना। बस आप अपने आप को टाइम फ्रेम में फिक्स करिए कि मुझे 3 घंटे में पीजीबीपी पैक करना है, नहीं तो पीजीबीपी में 30 आवर्स लग जाएंगे भाई। यस। तो सर इसमें एक सवाल और है, जैसे पीजीबीपी में अब मान लीजिए मैं 3 आवर्स लेके ही बैठा, तो हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए कि मैं जो क्लास में लिखाया हुआ है या हमारे को मैट मिला है, हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते चले और जो सम्स हैं उसको क्वेश्चन पढ़े, आंसर खुद से करे कि क्वेश्चन पढ़ ले और आंसर भी देख ले, यानी देखने में ही ऐसा लगता है सर कि 3 घंटा लग जाएगा, तो कैसे उस 3 घंटे में कैप्चर? पीजीबीपी को पर्टिकुलरली यदि एक्सप्लेन करूं, हर टॉपिक का अपना एक्सप्लेनेशन। पीजीबीपी में आप यदि स्टार्टिंग में आपको पता है सम्स बनाने के लिए ये अलाउड ये डिसअलाउड, ऐसे बस 40 पॉइंट होने से काम हो जाता है। आपको पता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 5 साल में अलाउड, इनकम टैक्स नॉट अलाउड और जीएसटी अलाउड। ऐसे आप यदि जॉट डाउन करेंगे ना तो 40 से ज्यादा पॉइंट नहीं है। बस वो 40 पॉइंट आप देख लीजिए और फिर सम्स बनाने में मिल जाएंगे। एक सम्स बनाने की दरकार नहीं है, 2-4 सम्स जो आपने पहले देखे तो बहुत अच्छे सम्स थे, आपने मार्क किया था, बस वो सम बनाइए और फिर भीतर कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए कि वो। तो इससे बच्चों क्या समझ में आ रहा है कि पीजीबीपी जैसे टॉपिक को आपने लेके बैठा, तो आप पहले अपना एक पॉइंटर का नोट्स बनाइए जिसमें कुछ 40-50 आइटम निकल के आएंगे कि एज पर इनकम टैक्स लॉ क्या अलाउड है, क्या डिसअलाउड है। एक अलाउड का लिस्ट बना लिया, एक डिसअलाउड का लिस्ट बना लिया, या फिर एक ही लाइन बाय लाइन अलाउड डिसअलाउड का लिस्ट बनाता चले गए आप लाइन बाय लाइन अपने नोट्स को देखते हुए। तो वो बैठ के करने के लिए वाकई में 1.5-2 घंटा ही लगेगा। आपको पूरा कोई बैठ के एक एक वर्ड, एक एक चीज पढ़ने का दरकार नहीं है जैसे क्लास में किया था। अब सेकेंड नंबर क्या है, जो सम्स है, क्लास में तो हर सम को किए थे, हो सकता है आपने 100 सम कर लिए होंगे, बट वाइल डूइंग द क्लासेस आपने मार्क की होंगी कि ये सम अच्छा है जिसको मुझे वापस करने की जरूरत है। तो वो सम को ही आप बस दोबारा करेंगे बाय रेफरिंग टू योर हैंड नोट्स जो 40-50 पॉइंट का आपने बनाया है। तो इसी तरीके से आपका कोई एक बड़ा टॉपिक जो कि आपने 30 घंटे में या 40 घंटे में क्लासेस में की थी, वो आप 3 घंटे में खींच सकते हो। उस 3 घंटे में खींचने के लिए पहला 2 घंटा आपको बहुत मेहनत करना है, सारा पॉइंट्स को निचोड़ निकाल के पेपर में लाने में।
और उसके बाद 1 घंटा उसका सम्स बनाना है। तो दैट वे 3 घंटे का काम हो सकता है पीजीबीपी में। एंड आप सीक्वेंस देखिए, सर ने जैसे बताया सैलरी पहले करो, फिर पीजीबीपी करो, फिर आप डिडक्शन करो, उसका लॉजिक है। पीजीबीपी के बाद डिडक्शन कराने का लॉजिक है। फिर उसके बाद आप कैपिटल गेन करो, फिर आप टीडीएस करो। सर जैसे टीडीएस छोटा है तो मेरे को अच्छा लगता है कि पहले कुछ बच्चों को होता है ना छोटा छोटा कर ले, तो पहले टीडीएस वगैरह पढ़ ले, तो उससे कई कंसेप्ट हिलता है क्या? टीडीएस छोटा जरूर है इन कंपैरिजन टू पीजीबीपी, लेकिन टीडीएस में आप पॉइंटर नहीं बना पाओगे क्योंकि एक एक पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है। आपने जो टीडीएस पढ़ा था, यदि आपने उसमें जितनी लाइनें पढ़ी ना, ऑलमोस्ट सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीजीबीपी में कटनी करने का, छटनी करने का स्कोप है। तो टीडीएस फिर उस सेंस में, रिवीजन सेंस में टीडीएस इज लेंथी हो जाता है। तो टीडीएस दिखने में छोटा है, कम क्लास में हुआ था, बट एक एक वर्ड, एक एक लाइन का वहां खेल है, इसलिए वो लेंदी टॉपिक है। पीजीबीपी दिखने में बड़ा, और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सर कि शुरुआत में जितना बड़ा टॉपिक हो जाए ना, तो बाद में ना फिर बड़ा टॉपिक करने का इंथू नहीं रहता। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हम लोग थकते ही हैं, तो बड़ा टॉपिक हो जाने के बाद छोटा तो फिर भी कर लेते हैं, और छोटा हो जाता है और फिर बड़ा बाकी रहता है, तो बड़ा का और डर बैठ जाता है। तो पहले बड़ा टॉपिक को क्रैक करना जरूरी होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी, फ्रेशनेस बहुत ज्यादा होती है। वर्ल्ड कप की सीजन चल रही है भाई, तुम्हें यदि साइन अप फ्री तो पीट दिया ना, तो उसके बाद तुमको किसी भी बॉलर को पीटने में कोई डर नहीं लगता। तो तुम यदि मेन टॉपिक को पीट दो ना, ये मेन टॉपिक है, इनको तुम हैंडल कर लिया ना, तो तुम्हें लगेगा कि तुम किसी भी टॉपिक को हैंडल कर सकते हो। यस, ऑलराइट। और दूसरा एक चीज देखो, आप बी कैटेगरी में है हाउस प्रॉपर्टी, एडवांस टैक्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और सी कैटेगरी में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी बी में है, ध्यान देना। यहाँ पे क्लबिंग जैसे टॉपिक, सी में क्लबिंग, आरओआई जैसे टॉपिक, आरओआई और जो एग्रो इनकम है, आरएस है। लेकिन ध्यान रखना, एक सुपर ए टॉपिक है, उसका नाम है अमेंडमेंट। अगर यदि आरएस में कोई अमेंडमेंट वाला पार्ट है तो वो तो भैया सुपर ए में है, ध्यान रहेगा बच्चों। तो सी टॉपिक में भी यदि कोई अमेंडमेंट है, जैसे इधर आरओआई में अपडेटेड रिटर्न चल रहा है, तो वो सब सुपर ए में आ गया। अदरवाइज आरओआई इज ओके, ठीक ठाक टॉपिक है। आरएस में कोई अमेंडमेंट आया हुआ तो इधर आ गया, अदरवाइज वो ठीक ठाक टॉपिक है। सर जैसे मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ, मैं तो टैक्स का टीचर नहीं हूँ, ये 4 टॉपिक नॉर्मली मुझे जितना ध्यान है बच्चों को सबसे इजी लगता है। इजी लगता है। तो इससे एग्जाम का वेटेज क्या है सर? नहीं, एग्जाम का वेटेज प्लीज डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट दैट। ये जो एबीसी हमने किसी इंपॉर्टेंस वाइज नहीं किया है, एबीसी हमने पढ़ाई की सीक्वेंस वाइज किया है, ठीक है। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि क्लबिंग से नहीं आएगा क्या, या क्लबिंग से 2 नंबर का ही आएगा क्या, पास्ट ट्रेंड से बोल सकता हूँ, पास्ट ट्रेंड बता सकता हूँ कि अभी तक क्लबिंग से ऑन एवरेज 2 नंबर का ही पूछता है, ऑन एवरेज एग्रो नंबर से 2 नंबर का ही पूछता है, ऑन एवरेज रेसिडेंशियल स्टेटस से 3 नंबर का ही पूछता है। आई कैन टेल यू दिस, लेकिन दिसंबर पेपर में क्या ये होने वाला है, या प्लीज डोंट एक्सपेक्ट, है ना। तो उस सेंस में आप पढ़ते समय किसी टॉपिक को कम वेटेज मत दीजिए, आप पढ़ते समय सीक्वेंस पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, दैट आई मीन। यस, सो आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिला कि सब्जेक्ट में आगे कैसे पढ़ना है। मेरे और भी कुछ सवाल है सर के साथ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, और भी इस तरह के हम लोग के चैप्टर वाइज सजेशंस आपके लिए आते रहेंगे, तो यूट्यूब पे हमारे बने जरूर रहना है। अच्छा, एक और बात सर पूछना था, जैसे मान लीजिए सर जून में जो बच्चे परीक्षा दिए हैं और वो फेल हो गए किसी कारण से, तो दिसंबर में अगर वो वापस देंगे तो क्या उनके लिए बहुत सारा अमेंडमेंट आ गया है? सुपर ए कैटेगरी में क्या क्या आ गया है? अगर आप कुछ जस्ट एक बता दें कि कितना पढ़ना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि जून और दिसंबर दोनों में डायरेक्ट टेस्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं रहता, दोनों सेम एग्जाम है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास चेंजेस नहीं है। आप ऐसे रील्स में देखोगे कि लिव इनकैशमेंट 3 लाख से 25 लाख हो गया है, लेकिन वो सब दिसंबर में एप्लीकेबल नहीं है। तो दिसंबर में जो आपने जून के लिए पढ़ा था, एग्जैक्टली जुलाई के लिए जो पढ़ा था वही का वही है। तो बेसिकली अननेसेसरी हैरेस नहीं होना है कि जून और दिसंबर में कोई चेंजेस आ गया टैक्स सब्जेक्ट में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से हम लोग सर एक और बात करेंगे जीएसटी को लेकर, जैसे कि जो बच्चे ओल्ड सिलेबस में उनका जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स करंट कस्टम्स जो अपना पेपर है वो अलग ग्रुप में है, और न्यू सिलेबस वाला लोग का जो एग्जाम है उसमें आपका टैक्स में ही डीटी और जीएसटी मिक्स किया हुआ है, जीएसटी एंड कस्टम्स। तो सर जीएसटी एंड कस्टम्स के ऊपर अपने अलग से बात करें, उसमें भी अगर आप ऐसे एबीसी बता देते तो बहुत हेल्प होता। ठीक है।
जीएसटी एंड कस्टम की बात करें तो देखो भैया, कस्टम का एक टॉपिक है वैल्यूएशन। इस टॉपिक से 4 नंबर का 5 नंबर का आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें इस टॉपिक से नहीं आया। सिमिलरली जीएसटी का भी एक टॉपिक है वैल्यूएशन, इससे भी 10 में से 9 बार इस टॉपिक से पूछा ही पूछा है। तो ये दोनों टॉपिक ए सीरीज अपनी शुरू हो गई। हाँ, सप्लाई है या नहीं है, मतलब सप्लाई की वो डेफिनेशन पूरी मतलब करने, यदि याद है तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज मतलब करने की दरकार नहीं है। परंतु ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। कंपोजिट स्कीम इन लोग का फेवरेट टॉपिक है, पता नहीं क्यों। टाइम ऑफ सप्लाई इनका फेवरेट टॉपिक है, इससे लोग पूछते ही पूछते हैं। तो ये सबका बंच आप डाल दीजिए ए कैटेगरी। बी कैटेगरी में देखो, बोलते मुझे शर्म आ रही है कि आईटीसी को आप सेकेंड फेज में पढ़िए। मैं दोबारा बोलता हूं, इंपॉर्टेंस वाइज आईटीसी सुपर ए है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत रियलिस्टिक टॉपिक है, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट वाइज हमारा यही पर सीक्वेंस होना चाहिए। ये छोटे छोटे टॉपिक से फटाफट हो भी जाते हैं और बूस्टर भी देते हैं। आईटीसी टॉपिक काफी लेंदी है, आईटीसी, जॉब वर्क, ये सब टॉपिक काफी लेंदी पॉइंट पे आते हैं, लेकिन ये टॉपिक आप सेकेंड फेज में पढ़िए, ठीक है, लोड मत लीजिए। और उसके बाद इसमें आप 1-2 टॉपिक और डाल सकते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन, इसको आप इधर रखिए, एंड इनवॉइस टॉपिक को आप यहां पे रखिए। इनवॉइस, पेमेंट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये सब टॉपिक्स आपका यहां पे आ गया, ठीक है। ऑडिट यदि ओल्ड सिलेबस वाले तो ऑडिट भी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत टीडीएस टीसीएस भी पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक इधर रखिए। अब मार्क्स में किसमें सबसे बेसी पूछा हुआ है, तो सबसे बेसी मार्क्स रजिस्ट्रेशन से पूछा हुआ है, सबसे बेसी मार्क्स आईटीसी से पूछा हुआ है। लेकिन यदि आप रजिस्ट्रेशन आईटीसी से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको काफी परेशानियां होगी, क्योंकि ये बहुत लेंथी और छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। इसलिए सजेशन, ये बहुत छोटे टॉपिक है, ये हार्डली कोई 1 घंटे में हो जाएगा। इसमें खाली वो 40 सम्स देखने तो 1 घंटे में ये भी हो जाएगा। ये तो मेरे को लगता है 45 मिनट्स का टॉपिक है। टाइम ऑफ सप्लाई 1 घंटे में मजे में हो जाएगा विद सम्स। तो ये 4-5 घंटे लगेंगे, ये टॉपिक हो गया। कस्टम वैल्यूएशन 1.5 आवर में पूरा हो जाएगा, पक्का आएगा, और छोटा सा टॉपिक है। आईटीसी करने में कम से कम 6 आवर्स लग जाएंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन जितना ही है। इसलिए आईटीसी को मैंने बी में रखा है, और सी में इनवॉइस, पेमेंट, अकाउंट्स, रिकॉर्ड, छोटे छोटे टॉपिक। तो सर, इससे एक सार निकल के आया, जैसे आपने डीटी में बोला कि पहले आप टीडीएस मत करो क्योंकि वो हर लाइन इंपॉर्टेंट रखता है, पीजीबीपी करो क्योंकि वो फट से समराइज भी हो जाता है। बट इसमें आपने बोला है कि पहले तुम छोटे छोटे टॉपिक्स कर लो, मिडल में बड़े टॉपिक्स करो। तो ये आपको मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों में एक ही बात बोल रहा हूं। यदि आप डीटी के पॉइंट से इसको कंपेयर करेंगे ना, तो डीटी में पीजीबीपी से, और मैंने बी कैटेगरी में डाला था, आपको याद है, हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से पूछने का मार्क्स प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स, और पीजीबीपी से 8 मार्क्स है, तो वेरिएशन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आईटीसी से पूछने की प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स, और वैल्यूएशन से पूछने की प्रोबेबिलिटी, मतलब मार्क्स वाइज 5 मार्क्स। तो दोनों में जब मार्क्स इक्वल है और एफर्ट इसमें आधे से भी कम लग रहा है, तो क्यों ना पहले ये कर लूं, इन दैट सेंस। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया। सर, इसमें एक और सवाल है, जीएसटी जैसे सर एग्जाम में थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? थ्योरी कुछ नहीं है, इट इज फुल ऑफ प्रैक्टिकल, सिचुएशन बेस्ड पूछा जाएगा। ये है, इस सिचुएशन में बताओ क्या होगा, केस स्टडी। हाँ, एग्जैक्टली, केस स्टडी। एक सिचुएशन दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इसका ट्रीटमेंट। वो राइट शॉर्ट नोट वाला जमाना चला गया भाई। सर, जैसे इसमें वैल्यूएशन अपने पढ़ते हैं, कस्टम्स में जो वैल्यूएशन है, जीएसटी में जो वैल्यूएशन है, दोनों वैल्यूएशन सेम है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा अलग है? एकदम अलग है, टोटली डिफरेंट। ध्यान रखना, वैल्यूएशन अगर नाम का दिख रहा है दोनों में, तो दोनों अलग पढ़ाई है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। सर, कुछ डीटी का पोर्शन ऐसा है जो डीटी में अच्छे से पढ़ ले तो जीएसटी में या कस्टम में फ्री में हो जाता है? नहीं, डीटी और जीएसटी टोटली डिफरेंट टॉपिक है। ऐसा सोचो भी मत कि डीटी में हो गया तो कस्टम में हो गया, नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि यदि आप डीटी और आईडीटी दोनों करने के मूड में है, तो पहले आईडीटी करिए, क्योंकि आईडीटी बूस्टर देता है, वो डीटी से आधी मेहनत में हो जाता है। तो डीटी से पहले हमेशा आपको आईडीटी पिकअप करना चाहिए।
पहले आईडीटी कर लोगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो हो गया है, नहीं तो लगेगा कि फंसे हुए हैं, पता नहीं डीटी कब खत्म होगा और फिर आईडीटी कब खत्म होगा। पुश तो मिलता है, आप शुरू में अच्छा खेल लेते हो। ये सारा जो है देखो अल्टीमेटली हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि आपको कुछ एक धक्का लगे, गाइडेंस मिले कि सब्जेक्ट को मुझे इस तरह से आगे धकेलना है। और अब क्या है कि हो सकता है आपके मन में और भी कुछ सवाल हो इस सब्जेक्ट के बारे में, तो प्लीज 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 वीडियो के कमेंट में पूछना मत भूलिएगा। संजय सर भी खुद रहेंगे, आपको वो रिप्लाई करवा देंगे, हम भी देखेंगे, हम भी आपको रिप्लाई करवा देंगे। बट पॉइंट ये है कि आपको अब आगे बढ़ना है। अब क्लासेस की कहानी खत्म करो, अब रिवीजन का चैप्टर स्टार्ट करो। और रिवीजन का स्टोरी स्टार्ट करने के पहले हमेशा ध्यान रखो कि एक सब्जेक्ट का ओवरऑल गेम प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होता है कि मुझे किधर घुसना है, किधर नहीं घुसना है और कहाँ से घुसना है। अगर आप बस जिस ऑर्डर में क्लासेस के तो उसी ऑर्डर में करते हो तो कई बार किसी किसी सब्जेक्ट में तो वो चलता है, बट हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं चलता है। तो इसके अलावा मैं एक और चीज पूछूंगा सर कि कई बार होता है सर क्लासेस में अपने जब पढ़ लेते हैं तो सारा सम्स तो सर का बताया हुआ है वो आ गया, अब एग्जाम में कुछ नया आ जाता है आजकल, तो वो नया चीज को करने के लिए कहीं और से प्रैक्टिस करे बच्चे इस पर्टिकुलर रिवीजन सिचुएशन में, या क्लास वाला ही चीज वापस करे? देखो भाई 400 सम कर लोगे ना तब भी एग्जाम में 401 वाला आने की प्रोबेबिलिटी है, ये बात अपनी तरफ है। और दूसरी बात यह है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप परफेक्शन की तरफ जाते हो, वो बात भी अपनी तरफ सही है। लेकिन इन दोनों के बीच में आप कहाँ रहोगे, बिकॉज 400 सम करने की टाइम नहीं है अपने पास। तो अपने को जब भी कोई सम्स आए ना तो उसका आंसर देखने की जगह अपने को उसको खुद ट्राई करना चाहिए। इससे आप नए सम हैंडल करने की एक कैपेबिलिटी अपने अंदर इनबिल्ड करते हो। यदि वो कैपेबिलिटी इनबिल्ट हो गई तो फिर आने दो ना, 515वां नंबर सम आने दो, नो वरी, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है नए सम को मोटा मोटी अटेम्प्ट करने। तो वो जब भी कोई सम हैंडल करो पहले अपने दिमाग में आंसर फ्रेम करो, फिर आंसर्स को अपने बुक के आंसर से मैच करो और नए सम से चिढ़ो मत, नए सम को एंटरटेन करो। आपके पास जितने समय ना उतने ही बना लो, लेकिन फ्रेंड जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको बहुत अच्छे से एंटरटेन करो, उससे आपकी वो क्वालिटी डेवलप हो। यस, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई, जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक जगह पढ़ते हैं फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा हर जगह का मैट उठा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक सब्जेक्ट के आप हीरो बन जाओगे, हर सब्जेक्ट में ऐसा कर नहीं पाओगे। तो बैलेंस स्टडी नहीं करने से फिर अल्टीमेटली ग्रुप का इफेक्ट आता है। तो ये बैलेंस स्टडी करना बहुत जरूरी है और अपने करिकुलम पे ही आप स्ट्रिक्ट रहिए और उतना ही सम्स को दोबारा बनाइए बस बिना देखे, तो इससे कॉन्फिडेंस आए। और हर सम आते ही मैं तो बोलता हूँ भैया कॉलर टानो और बोलो कि ये तो अपने से होगा ही होगा, और उसके बाद सम को करो। ऐसा डर के मत करो, देखो कर रहे होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। जब कॉन्फिडेंस से करोगे तो वो होने का भी चांस ज्यादा होता है। नहीं भी होता है तो इट्स एन एक्सपीरियंस, इट्स अ लर्निंग कि कहाँ पे अटक रहे थे, अच्छा है कि अभी रिविजन में अटक गए जिससे कि आगे ना अटके। ठीक है, अब और अपना टाइम यहाँ न लगाओ, अब पढ़ने पे एक्टिवेट हो जाओ। थैंक यू संजय सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स एंड आई होप यू ऑल्सो लाइक्ड इट। अगर आपको कुछ फायदा हुआ या कुछ भी सवाल है तो ध्यान रखना, कमेंट में मेंशन करना मत भूलना। वी विल सी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू। ऑल द बेस्ट बच्चों।